आज जो किस्सा मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ तजस्सुस और खौफ ही नहीं, बल्कि एक सवाल भी है जिसका जवाब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मेरा नाम सुल्तान सलीम है और मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। बचपन से ही पुरस्रारियत और गैर मामूली वाक़यात का तजस्सुस मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। यही वजह है कि आज मैं एक शौकिया पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हूँ, जो हर इस जगह का दौरा करता हूँ जहाँ जिन्नात, आसिब या कोई गैर मरी असरात मौजूद होने का खदशा हो। आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो एक ऐसी जगह का वाक़या है जो मेरे घर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर वाक़ है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि ये जगह लगभग 150 से 200 साल पुरानी है और अब ये खंडरात में तब्दील हो चुकी है। मकामी लोगों के मुताबिक रात की सियाही फैलते ही आसिबी असरात वहां जागते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स गलती से वहां चला जाए तो वो आसिब शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे दिल में इस जगह के बारे में तजस्सुस अलिफाटे और मैंने फैसला किया कि इस जगह का दौरा करूंगा। मेरे दो दोस्त भी मेरे साथ थे जो हमेशा जिन्नात और आसिबी असरात के हवाले से मेरी तहकीकात में साथ देते हैं। हम तीनों ने फैसला किया कि रमज़ान से 2 हफ्ते पहले हम इस खौफनाक जगह का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। रात के तकरीबन 1 बजे हम इस जगह पहुंचे जो एक कैंप का इलाका था, जहां हर तरफ खामोशी और सनसनाहट का राज था। इस इलाके में दरख्तों की भरमार थी और कुछ दरख्त इतने बड़े थे कि उनकी जोड़ें नीचे तक लटक रही थीं। इन दरख्तों में बरगद, पीपल और कीकर के दरख्त शामिल थे। रात के इस पहर हम इस आसिबी जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकले थे और जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें पूरे इलाके की सन्नाटे और पुरस्रारियत का सामना हुआ। हमने फैसला किया कि बगैर ताश के खंडरात की तरफ जाएं, ताकि वहां की फिजा को बेहतर तौर पर महसूस कर सकें। वो वाहिद वक्त था जब आसिबी असरात अपनी मुकम्मल ताकत के साथ जागते हैं और अपनी जगह से बाहर निकल आते हैं। शुरू में तो इस खौफनाक जगह का महल वकू ही इतना पुरस्रार और डरावना था, लेकिन हम तीनों दोस्त मुकम्मल तौर पर पुरसुकून और पुरएतिमाद थे। इसलिए हमने गाड़ी साइड पर लगाकर मोबाइल्स निकाले और बाहर निकल आए। हमारा इरादा था कि बगैर किसी ताश के इन खंडरात की तरफ चलीं, जो अभी भी हमसे तकरीबन 300 गज दूर थे। मेरे पास उन खंडरात की पहली तस्वीर आज भी मौजूद है, जो मैंने वहां पहुंचकर बनाई थी। हम तीनों आपस में सरगोशियां करते हुए खंडरात के करीब पहुंच गए और अभी तक हम सब मुकम्मल तौर पर नॉर्मल और पुरसुकून थे। ना कोई डर, ना कोई उलझन, ना कोई भारीपन, सब कुछ नॉर्मल था। खंडरात जो टूटे फूटे होने के बावजूद काफी हद तक सालन थे, तकरीबन 2 कनाल के इलाके पर फैले हुए थे। लेकिन मेरी ज्यादा तवज्जो उन खंडरात से नहीं, बल्कि उनके करीब एक झुंड दरख्तों पर मरकूज थी, जहां एक तवील अलकामत बरगद का दरख्त खड़ा था। इस दरख्त की शक्ल और उसका साइज इतना खौफनाक लग रहा था कि मेरा दिल वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था और इन दरख्तों के झुंड में जो सन्नाटा और अंधेरा था, वो मेरी दिलचस्पी को मजीद बढ़ा रहा था। मैं चाहता था कि पहले इन दरख्तों के करीब जाकर कुछ वक्त गुजारूं, तस्वीर और वीडियोस बनाऊं और फिर वापस आकर खंडरात की तरफ जाऊं। लेकिन मेरे दोनों दोस्तों ने कहा, यार, पहले खंडरात में वीडियोस बना लेते हैं और फिर उधर आ जाते हैं। मैंने कहा, तुम लोग अंदर जाओ और मैं कुछ देर में आकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और फिर वो दोनों खंडरात में चले गए, जबकि मैं तेज कदमों से दरख्तों के झुंड में जा पहुंचा। अब एक खास बात बताना चाहता हूं, जैसे ही मैं इन दरख्तों के करीब जा रहा था, मुझे एक खास महक महसूस होना शुरू हुई, जो कि अगरबत्ती की खुशबू से मिलती जलती थी। मैंने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और अपनी राह पर चलता रहा। जब मैं इस बड़े बरगद के दरख्त के नीचे पहुंचा, मैंने टार्च जलाकर इस दरख्त और अर्द गिर्द के माहौल की तस्वीर और वीडियोस बनाना शुरू कर दी। मुझे हमेशा से अपने असाब पर मुकम्मल कंट्रोल था और मैं कभी भी खौफ महसूस नहीं करता। जिन्नात, आसिब और शैतानी मखलूक़ात में यकीन रखता हूँ और उनके आसार को मैंने खुद देखा और महसूस किया है, मगर इस जगह पर जो एतमाद और सुकून था, वो कुछ और ही था। तकरीबन 10 मिनट वहां गुजारने के बाद मैं वापसी के लिए पलट रहा था। जैसे ही मैं इस दरख्त से निकलकर चंद कदम आगे बढ़ा, अचानक मुझे अपनी कमर पर एक नाजुक सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने इसे छुआ हो। फौरन पलट कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझसे चंद कदम दूर एक सफेद रंग की प्लास्टिक की गेंद पड़ी थी, जो इस मकाम पर ना होने वाली चीज लग रही थी।
یہ وہ لمحہ تھا جب خوف کی شدت اور تجسس کی حدوں کے درمیان ایک خوفناک حد بن چکی تھی۔ جب گیند نے مجھے کمر پر لگ کر ہٹ کیا تب میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے اور ایک سرد لہر نے پورے جسم میں دوڑ لگا دی۔ جب میں نے گیند اٹھانے کی کوشش کی وہ خود بخود سرک کر دور جا پہنچی اور پھر اچانک میں نے ایک بچے کی ہنسی کی آواز سنی جو صاف اور بہت قریب سے آ رہی تھی۔ یہ وہ آواز تھی جو میرے پورے جسم میں ایک لہر کی مانند گئی اور میں فوراً وہ جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے تیز قدموں سے کھنڈرات کی جانب واپسی کا سفر شروع کیا، لیکن جتنا میں اس درخت کے قریب سے دور ہٹ رہا تھا اتنی ہی بچوں کی آوازوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا، جیسے بہت سارے بچے کھیل رہے ہوں، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے اپنی عقل کو قابو میں رکھا اور خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایسی جگہوں پر خوف، وہم اور ڈر انسان پر غالب آ جاتے ہیں۔ جب میں گاڑی کے پاس پہنچا تو میرے دوست مجھے فوراً گاڑی میں بٹھا کر تیز رفتاری سے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کی رفتار اتنی تیز تھی کہ صرف 10 منٹ میں ہم مارکیٹ تک پہنچ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں مجھے بغیر بتائے گاڑی کی طرف نکلے، تو ان دونوں نے کہا کہ جب وہ کھنڈرات میں پہنچے تو انہیں اچانک ایک ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی جو عصبی موجودگی کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ پھر جب وہ اندر کی طرف بڑھتے گئے تو انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں ایک کالا سایہ دیکھا جو ساکت کھڑا تھا، اور ایک نحیف مگر بھاری آواز نے انہیں باہر جانے کا حکم دیا۔ وہ خوف سے باہر بھاگے اور اس وقت ان کے جسم میں کپکپی اور منہ میں خشکی تھی۔ یہ سن کر میری تجسس کی شدت اور بڑھ گئی۔ میں نے ان کے ساتھ اپنے تجربے کا اشتراک کیا اور اس جگہ کو عصبی اثرات والی سمجھا، لیکن اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے دوبارہ وہاں جانا چاہیے یا نہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ہفتے دوبارہ وہاں جاؤں گا، ویڈیوز بناؤں گا اور تصاویر لوں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ خطرے سے خالی نہیں۔ کیا یہ دوبارہ وہاں جانا ضروری ہے یا نہیں؟ آپ سب کے خیالات کیا ہیں؟ کیا واقعی مجھے وہاں دوبارہ جانا چاہیے؟ آپ کا جواب میرے لیے بہت اہم ہوگا۔